न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन 1687 में अपनी एक बुक प्रिंसिपिया में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रेजेंट करता है। जो बुक नेम था दैट इज प्रिंसिपिया, जिसके अंदर न्यूटन जो है वो लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताता है। और लेकिन इन लॉज की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये लॉज लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। लाइक अगर बॉडी की स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो, so Newton's law of motion are applicable. And for those objects which are moving with the speed of light or very high speed, तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर 19 में हम डिस्कस करते हैं आइंस्टाइन्स की जो है वो इक्वेशंस हैं, जो कि मैस वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आप लोग पढ़ते हैं। तो न्यूटन जो अपने लॉ प्रेजेंट करता है उसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। Newton's first law of motion is also called law of inertia. Newton first law of motion ये कहता है कि every body is in state of rest or is in state of uniform motion unless an unbalanced external force acts on it and change its position. तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि हर बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहां से ये पता चलता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया तो है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बेसिकली फोर्स को डिफाइन किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि सर आपने जो डेफिनेशन बोली उसमें फोर्स कैसे डिफाइन हो रही है। तो फोर्स, जब मैंने बोला कि एवरी बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट स्टेट, मतलब फोर्स एक वो एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आप फोर्स लगाएंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी, लेकिन अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में और आप फोर्स लगाएंगे तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम यहां पर एक बात हमने याद रखनी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली बॉडी की प्रॉपर्टी है। इफ अ बॉडी हैव ग्रेटर मास, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर एक बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। बट लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपको बताता है कि जब तक एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। तो इसी तरह हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू ये आ सकता है कि लॉ ऑफ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, in inertial frame of reference which is also called non accelerated frame of reference, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगर बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें बॉडी की कोई ना कोई एक्सेलरेशन होती है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है वो भी देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने फोर्स को मेजर करना सिखाया था एंड गिव द फॉर्मूला हाउ टू मेजर द फोर्स। सो न्यूटन सेकंड लॉ मेजर फोर्स एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि F is equal to ma. When a force is applied on a body, then body will accelerate. This acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. अगर इससे आप रिलेशन ड्राइव करें तो फोर्स इज इक्वल टू ma ड्राइव होता है। अगर आप इस रिलेशन को देखें, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो आपको नजर आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू acceleration if mass is constant. If mass is constant then force is directly proportional to acceleration. तो उनकी रेशियो की भी आपस में जो इनकी रेशियो होंगी वो भी यूं लिखी जाएंगी F1 over F2 is equal to A1 over A2। इसी तरह अगर आप इसी लॉ को देखें तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो मास का एक्सेलरेशन से
इनवर्स रिलेशन होगा। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, द लिमिट इज इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सो इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन mass is inversely proportional to acceleration. If force is constant then mass is inversely proportional to acceleration. तो इसकी अगर आप रेशियो को देखें तो mass की रेशियो एक्सेलरेशन के रेशियो के इनवर्स होगी। इसी तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिससे आप सब वेल फेमिलियर हैं, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ने ये बोला कि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। अगर एक बॉडी पे आप एक्शन करते हैं तो लाजिम बात है कोई ना कोई रिएक्शनल फोर्स भी लग रही होती है। दीज एक्शन एंड रिएक्शनल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली ये बताता है कि फोर्स कभी भी सिंगली एक्ट नहीं करती, वो हमेशा जो है वो पेयर की फॉर्म में एक्ट कर रही होती है। एक्शन फोर्स, व्हेनेवर देयर इज अ एक्शन फोर्स देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्शन फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और दूसरी बात ये कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक ही बॉडी पे नहीं लग रही होती। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जब आप अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे तो जरूर आपको जो रिस्पेक्टिव टीचर हैं वो इसको लाजमी एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास ये आता है आफ्टर दिस लॉज ऑफ मोशन मोमेंटम, द टर्म मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की क्वांटिटी या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, या फिर क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड द मोमेंटम। अगर आप इस रिलेशन से देखें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जब भी एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर देखा जाए तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जिसको आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। अब हमने ये देखना है, अगर आप इस रिलेशन को देखें तो सिंपली अगर हम इस सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मोमेंटम का मास से डायरेक्ट रिलेशन है अगर स्पीड कांस्टेंट हो, और अगर मास कांस्टेंट हो तो मोमेंटम का स्पीड से डायरेक्ट रिलेशन है। लाइक अगर मैं कहता हूँ दो बॉडीज का मास कांस्टेंट है लेकिन एक बॉडी की स्पीड ज्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो अगर दो कार इक्वल मैसेज की हों लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब हम ये देखते हैं कि मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ का आपस में क्या रिलेशन है। इसकी डेरिवेशन हमारी बुक में मौजूद है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ की। मोमेंटम और न्यूटन्स सेकेंड लॉ की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला डिराइव होता है that is force multiplied by time is equal to change in momentum। ये पूरी डेरिवेशन है, जब हम करते हैं तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आता है। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज आल्सो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन अगर कहा जाए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स अप्लाइड के इक्वल है। और यहां से मैं आपसे अगर एक एमसीक्यू पूछूं कि फ्री फॉलिंग बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, तो वो वेट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्री फॉलिंग बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी सिर्फ वेट की फोर्स होगी। तो फोर्स की जगह हम वेट लिख देंगे फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज। फोर्स सिर्फ वेट की फोर्स लग रही होगी, सो वेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम न्यूटन मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ में रिलेशन देखें तो हमारे पास फोर्स की एक और डेफिनेशन आती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसी तरह अगर हम यहां से इस प्रोडक्ट को देखें तो यहां से हम इम्पल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स क्या होती है। व्हाट इज इम्पल्स? द प्रोडक्ट ऑफ a very large force which acts on a body for a very short interval of time। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हर फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स नहीं होता। अगर एक बहुत बड़ी फोर्स एक बॉडी पे बहुत छोटे टाइम के लिए लगे डेट इज कॉल्ड इम्पल्स। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिकेटर जो है वो एक बॉल को हिट करता है तो वो एक बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए एक बॉल पे लगाता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स
which acts on a body for a very short interval of time, that is called impulse. इसका प्रोडक्ट इंपल्स कहलाता है, that large force is called impulsive force. और इंपल्स का वही सेम यूनिट होता है जो कि मोमेंटम का होता है, न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड. अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हर मूविंग बॉडी में इंपल्स होगा? तो देखें बेटे, हर मूविंग बॉडी में इंपल्स नहीं होगा. हर मूविंग बॉडी में इंपल्स नहीं होगा अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म हो. अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म होगी तो अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि इंपल्स जो है वो तो रेट ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म हो तो फिर तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा. और अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो हुआ तो इसका मतलब है बॉडी के पास इंपल्स नहीं होगी, इंपल्स जीरो होगी. तो आप बोलेंगे सर फिर बॉडी के पास इंपल्स कब होगी? बॉडी के पास इंपल्स तब होगी अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म ना हो. जिस तरह अगर मैं एक क्रिकेट बॉल को हिट करता हूं तो जो क्रिकेट बॉल की मोशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट टाइम बॉडी हैज इंपल्स. सो एवरी मूविंग बॉडी डज नॉट हैव इंपल्स. अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म होगी तो इंपल्स नहीं होगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन ना हुई तो इंपल्स जरूर होगी. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. अगर उस लार्ज फोर्स और शॉर्टेस्ट इंटरवल टाइम के दरमियान अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज ऑल्सो गिव यू द इंपल्स. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, in an isolated system total momentum remains constant. अब आप पूछेंगे सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो देखें स्टूडेंट्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर दो चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा तो फिर चेंज इन मोमेंटम जो है वो जीरो होगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो एंड इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि वी हैव टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स. इस बॉल का मास m1 है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड देयर इज अ सेकंड बॉल जिसका मास m2 है, इक्वल मास m2 है, एंड दिस m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 एंड v1 इज ग्रेटर देन v2. क्योंकि अगर v1 v2 से ग्रेटर होगा तभी ये आपस में कोलाइड करेंगे. कोलाइड करने के बाद जो बॉल m1 है उसकी वेलोसिटी v1 डैश है. v1 डैश इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड v1 इज द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड v2 डैश is the velocity of ball m2 after collision. तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें तो m1 v1 होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम देखें तो m2 v2 होगा. आफ्टर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम m1, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल m1 m1 v1 डैश एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल m2 इज m2 v2 डैश. तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 और फाइनल मोमेंटम जो कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है डेट इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. अब इस लॉ की, ये जो मैंने अभी आपको लॉ पढ़ाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और इसका एक मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके दिया है. हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन क्या है और इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं.